तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन एक नए जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे और ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। अब देखो, स्कूल लेक्चरर है उसके अंदर दो पार्ट में फिजिक्स का तीन पार्टों में डिवाइड किया हुआ है सिलेबस को। एक जो 11th 12th जो सीनियर सेकेंडरी का है, और एक जो पोर्शन है वो ग्रेजुएट यानी बीएससी का है, और एक है पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है जो कि किसके अंदर डिवाइड किए हुए तीन पार्ट। अपन पहले 11th 12th से चलते हैं, उसके बाद जैसे ही अपन पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और तीनों को कंप्लीट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट सिलेबस विद नोट्स के साथ। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें, ठीक है। तो अपन ने जो पहला टॉपिक लिया है सिलेबस के बारे में सबको पता है क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सभी आप जानते हो। तो उस पर ना टाइम वेस्ट करके अपन जो आज पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, ठीक है। और वेक्टर्स जो टॉपिक है वो आरपीएससी में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कहां-कहां वेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये कंप्लीट आरपीएससी के लिए है। तो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर है उसके लिए अपन कंटिन्यू वीडियो डालेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर, और वेक्टर ही काफी अच्छा टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। तो देखो, जिस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं आज, उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में दो तीन चीजों का आपको पहले से बहुत ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ये कि देखो, मैं एक चीज बोलूं आपको कि मैं आपसे एक क्वेश्चन किया कि बताओ कि दिल्ली कितना दूर, तो दिल्ली कितना दूर, तो कुछ जवाब जो आपका आएगा वो सोचने पे मजबूर करेगा आपको कि दिल्ली कहां से पूछा गया है दूर। यह आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेगा, क्योंकि मैं झुंझुनू से दिल्ली को डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, आप जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। उसमें बोथ में क्या है, डिफरेंस है, यानी दोनों अलग अलग काम है भाई। एक मेरे गांव से दिल्ली की दूरी, एक आपके गांव से दिल्ली की दूरी, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब आपको ये चीज मजबूर कर रही है कि बताने के लिए कि दिल्ली कहां से दूर है। इसका मतलब फिजिक्स के अंदर सबसे पहले एक चीज जरूरी होती है कि आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए या निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इस पे बात करेंगे। बाकी एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। देखो, दो व्यक्ति हैं जो कि एक व्यक्ति उनमें से बहुत तेज भागता है, वो बहुत तेज भागा, फिर भी वो दूसरे व्यक्ति से आगे नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि फिजिक्स उसी तरीके से है जिस तरीके से उसको आगे जाने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, दिशा, यानी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये हुई कि फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन नहीं भी हो तब अपन बताएंगे उसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, यानी कौन सी राशि कहेंगे, और डायरेक्शन है तब उसको क्या कहेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज देखते हैं अपन। देखो कि जो व्यक्ति तेज भागा उसके पास डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भागा नहीं है, वो भागा तो है। इसका मतलब उसके पास परिमाण है उसके, यानी मैग्नीट्यूड उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। जिस तरीके से यदि आपको मान लो कि 1 लाख रुपए चाहिए, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए तो चाहिए आपको, इसका मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड तो है। बट यदि उस 1 लाख रुपए को लाने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूर आवश्यकता होगी, क्योंकि एक सही डायरेक्शन, आप ऐसे ही काम कर रहे हो, आपको 5 रुपए डेली के कमा रहे हो और आपको 10 दिन में आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अपन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कैरेक्टराइज करेंगे। उसके बाद एक चीज देखो, कोई भी फिजिक्स के अंदर ऐसी क्वांटिटी की ही बात करेंगे अपन जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो, यानी उसको आप माप सकते हो, यानी आप उसको माप सकते हो, उसी चीज की अपन मेजरमेंट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक पार्ट था जिसका आपको पता होना चाहिए किसी भी तरीके से फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी के बेस्ड पे, ठीक है। अब चलते हैं अपन वेक्टर पे बात करने पर। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको कहीं कोई कॉपी फोटोकॉपी करवाने की जरूरत नहीं है, बेसिक तरीके से नोट्स बनवाए जाएंगे इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो वेक्टर्स पे बात करते हैं।
वेक्टर्स पे बात करने के साथ साथ पहला अपन भौतिक राशियों पे बात करते हैं कि भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वे होती हैं जिनको अपन मापन कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखो ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता हो भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी आपको बताना पड़ेगा ना भाई 2 लीटर है, 3 लीटर है, या फिर 2 किलो है, 3 किलो है, 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले से आपको एक यूनिट की जो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। और बेसिकली मेरे को स्टार्ट यूनिट डायमेंशन से ही करना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया है क्योंकि डायमेंशन यदि रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो अपन बाद में करेंगे। क्योंकि यदि फिजिक्स स्कूल लेक्चरर की कोई यदि प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे डायमेंशन 100% आती है, नहीं भी आती तो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट मेरे हिसाब से सभी मेरे से तो काफी मतलब अच्छे इंटेलिजेंट भी होंगे, बट अपन क्या कर रहे हैं बेसिक रूप से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं भी आपको हेल्प करें, और यदि हेल्प करें तो आप जरूर शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। तो अपन भौतिक राशि पे डिस्कस कर रहे थे। ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी दिशा के आधार पर, अब देखो दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला अपन बात करते हैं अदिश, जिसको बोलते हैं अपन, जिसको क्या बोलते हैं स्केलर, सॉरी स्केलर, ठीक है, स्केलर। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर। और सदिश, फिर प्रदिश। आज अपन बात करेंगे प्रदिश के ऊपर लास्ट में। अभी आपको डायरेक्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अदिश, सदिश और प्रदिश। प्रदिश पे भी बात करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर? सबसे पहले अपन बात करते हैं अदिश राशि की। किस पे बात करेंगे? अदिश राशि पे। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? वे राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता हो, यानी मैग्नीट्यूड होता हो। ओनली उनके पास क्या कंटेन करते हैं? वो मैग्नीट्यूड कंटेन करते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए यदि उस आदमी का क्या है मैग्नीट्यूड है कि यानी उसको 1 लाख रुपए चाहिए, तो जिस तरीके से जिसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वो क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे, देखो अच्छे से, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं किसी भी पाथ से, ठीक है। ये तो मेरी क्या हुई? दूरी। क्या हुई? दूरी, ठीक है। मैं दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी विस्थापन क्या होगा? मेरा एक एम है डिस्प्लेसमेंट का, मुझे ए से बी जाना, डायरेक्ट ए से बी, यानी आपकी एक डायरेक्शन का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ये मेरी डिस्टेंस है, ठीक है, बट ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि आप ऐसे ही जाओगे, पर डिस्प्लेसमेंट में कहां डायरेक्शन है। इसका मतलब जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? विस्थापन होता है वो सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। और जो दूरी होती है वो क्या होती है? अदिश होती है, यानी स्केलर होती है। यानी डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इस पे बात करते हैं, ठीक है। आपको और विजुअलाइज कराया जाएगा इसके बारे में, और अभी देखते हैं डेफिनेशन। सदिश राशि, ऐसी राशि भौतिक, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशि। एग्जांपल विस्थापन, वेग, संवेग, बल, घनत्व, ठीक है। आप देखो एक चीज हो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा अदिश राशि का, विद्युत धारा। विद्युत धारा, आप अभी तक आ रहे हो कि विद्युत धारा कोई पकड़ के बोल देता भाई डायरेक्शन है इसके अंदर। विद्युत धारा को एरो से डायरेक्शन में प्रेजेंट किया जाता है, यानी किसी भी सर्किट में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। इसका मतलब विद्युत धारा में क्या है? एक डायरेक्शन प्रेजेंट है, और मैग्नीट्यूड भी होता है। 1 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर है। तो भाई साहब इसको क्यों नहीं कह सकते आप स्केलर, इसको वेक्टर क्वांटिटी? इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ तो बताओ, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर ये टेंसर क्वांटिटी है? तीनों ही आपके पास प्रेजेंट है ऑप्शन, बट आप आगे डिस्कस करेंगे इसको क्यों स्केलर, क्यों वेक्टर, क्यों टेंसर, और वास्तव में इसको क्या कहा जाता है, और वास्तव में ये क्या क्वांटिटी होती है, इस पे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अपन देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है सदिश राशि यानी
वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए फोर्स। मैं आपको एक चीज देता हूं भाई साहब, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है, मास m है। मैंने आपको जनरली ये कहा कि इस ब्लॉक पर आप बल लगाओ, यानी इस ब्लॉक पे आप एक फोर्स अप्लाई करो, तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि हाँ भाई साहब बता मेरे को कि ये बल मैं इधर से लगाऊं या फिर इधर लगाऊं या फिर इधर लगाऊं। इसका मतलब आपके दिमाग में पहले से एक डायरेक्शन का क्या हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। इसका मतलब ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जहां ऐसी राशियां जिनमें क्या हो, डायरेक्शन का बोध होता हो, वो और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। इसका मतलब वे राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता हो अदिश राशियां कहलाती हैं। अब अपन प्रदिश की डेफिनेशन देखेंगे, अभी लिखवाते हैं, पर उससे पहले सदिश होने की कुछ आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन आवश्यकता होती है। तो याद रखना, पहला सदिश वही सदिश होंगे जिनमें दिशा होगी, यानी कंपलसरी उनमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अभी लिखवा दूंगा मैं जस्ट इनके बाद। सेकेंड याद रखने के लिए, दूसरी चीज, वो हमेशा सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए, ठीक है। सदिश योग के बारे में बताएंगे, किस तरीके से योग किया जाता है, किस तरीके से, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे अपन। बट क्या होना चाहिए, सदिश योग के नियम की पालना होनी चाहिए। तीसरी चीज, वही होंगे जो कि क्रम विनिमय नियम की पालना करेंगे, यानी a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी तीन नेसेसरी कंडीशन है। वही सदिश होंगे जिनमें डायरेक्शन होगी यानी दिशा होगी। दूसरी, वही सदिश होंगे जिनमें क्रम विनिमयता नियम की पालना होगी, और वही सदिश होंगे जो कि क्या सदिश योग के नियम की पालना करेंगे, ठीक है। तो इस पे अपन ने डिस्कस किया, विद्युत धारा पे भी डिस्कस करेंगे काफी, ठीक है। अब आती है प्रदिश राशि। प्रदिश राशि के बारे में भी मैं बता देता हूं, जनरली आपको एक बार अब तुरंत बाद लिख के आपको अच्छे से नोट्स बनवा दिए जाएंगे। प्रदिश राशि जनरलाइज्ड फॉर्म है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या है, जब आप हायर मतलब क्लासों में जाते हो और आपने गए भी होंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्रदिश है उसको एक मैट्रिक्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक्स होती है, आपको पता है, नॉन जीरो रोज, जो भी आप मैट्रिक्स निकालने का, जो रैंक निकालने का जो प्रोसेस है वो यहां नहीं डिस्कस करेंगे अपन। तो जो जीरो रैंक जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं अपन स्केलर, और जो फर्स्ट रैंक मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट रैंक मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। इसका मतलब सदिश और अदिश दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, प्रदिश। प्रदिश से ही दोनों क्या निकलती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अब एक चीज और ऑप्शन आ गई कि हाँ भाई साहब निकली तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से है, तो इनमें से ये विद्युत धारा है कौन सी चीज, तो इस पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैं लिखवा देता हूं पहले, तो आपको कंप्लीट हुआ कि जो वेक्टर्स हैं वो पहले अपन जो स्केलर है, नॉन जो वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी क्या है और इनको कहां से विजुअलाइज किया जाता है, तो आपको पता चल गया। बाकी आपको और डिस्कस करेंगे अपन किस तरीके से अपन इसको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब अपन आगे देखते हैं कि इनकी जो आवश्यक शर्त है उसको भी आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए अच्छे से, ताकि आप आगे भी याद रख सकें। देखो, सदिश होने की आवश्यक शर्त, तो अपन बात कर रहे थे सदिश और अदिश पे बात की कौन कौन सी चीजें होती है, उन पे और अपन डिस्कस करेंगे, अभी देखेंगे। पर देखो क्या बात है, देखो सदिश होने की शर्त, देखो भौतिक राशि के पास एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, मैंने बात बोली, एक क्या होनी चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी एक फिक्स डायरेक्शन, निश्चित दिशा। सेकंड क्या है अपना, उस भौतिक राशि का योग सदिश योग नियम के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सदिश योग के नियम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, उस भौतिक राशि का योग क्रम विनिमय नियम की पालना करे। क्रम विनिमय नियम आप जानते हो, कॉम्यूटेटर यानी a प्लस बी और b a की पालना करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, तीन एग्जांपल दिए मैंने,
आपसे ही पूछता हूं कि आप थीटा को देखो, यदि एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड करते हो तो क्या थीटा प्लस आता है? होता है भाई साहब, ये पता भी रहता है अपने को कि थीटा 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, 53 डिग्री का है, 37 डिग्री का है। तो एक फिक्स मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या हो सकता है? वेक्टर होना चाहिए, पर ये वेक्टर है नहीं होता है। क्या होता है? ये एक स्केलर यानी अदिश राशि होती है। तो नेगेटिव मानते हो यानी क्लॉकवाइज करते हो, क्लॉकवाइज मेजर्ड करते हो तो क्या आता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब इस चीज को तो अपन देख लिए, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन भी है, बट ये क्या होता है? एक अदिश राशि होती है, सब्सम केस है, जिसको अपन देखेंगे आगे क्यों है और किस तरीके से मेजर किया जाता है। अब मैं आपको दो आपके जो बेसिक प्रॉब्लम है आज तक जो चली आ रही है हमेशा, उन पे डिस्कस करता हूं। बल आप जानते हो क्या है? एक सदिश राशि है, पहले से पता आपको क्या है? सदिश है। पर देखो मैं आपको इसको एक विजुअलाइज कराने के लिए मैं एग्जांपल लिया है करंट के लिए, यानी विद्युत धारा के लिए। भाई साहब ये 3 एम्पीयर है, ये 4 एम्पीयर है, या फिर 5 एम्पीयर, जितना भी आप लेना चाहो। तो आप जानते हो कि संधि पे आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या संधि पे आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस माइनस दोनों। ठीक है, तो देखो आने वाली धाराओं को प्लस लिया जाता है और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव यानी माइनस लिया जाता है। तो देखो 3 और 4, तो यहाँ के योग कितना हुआ? 7 एम्पीयर। ठीक है, 7 एम्पीयर। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो मैं कह दूं इसको वेक्टर क्वांटिटी, पर मैंने अभी भी कहा कि इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो नहीं करती है, यानी सदिश नियम का। यदि इसका मेरे को 7 किससे आता, यहां से कोई एंगल पता होता या फिर इससे रिजल्टेड से, फिर मैं कंपोनेंट लेके ऐड करता, तब जाके ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता। बट देखो फोर्स में यदि मैं बात करूं रिजल्टेड की, तो डायरेक्ट ये 7 नहीं होगा, 7 न्यूटन नहीं होगा। क्या लेना पड़ेगा? मैं आपसे पहले पूछूंगा कि थीटा बता भाई साहब, और थीटा बताने के बाद मैं इसको रिजोल्व करूंगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में। उसके बाद में इसका रिजल्टेड यानी परिणामी बल बता पाऊंगा। जबकि इसमें क्या है? इसमें आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो, तो जिस तरीके से डायरेक्ट ऐड होगे ये वेक्टर एडिशन रूल नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे? एक अदिश राशि। पर आजकल क्या है? जनरेट अदिश राशि किससे निकला है? प्रदिश से, इसलिए इसको क्या है? कभी कभी जनरली क्या कहा जाता है? प्रदिश। भी वर्ड कहना सही है, प्रदिश भी वर्ड कहना सही है, यानी शब्द सही, बट क्यों? क्योंकि इससे ही तो क्या होता है? सदिश और अदिश आते हैं। बट वास्तव में ये क्या है? यदि एग्जैक्टली आंसर पूछा जाए तो एग्जैक्टली वास्तव में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है? ये अदिश राशि है। ऑप्शन में यदि अदिश गिवन ही नहीं है और विद्युत धारा के लिए पूछा और प्रदिश गिवन है तो प्रदिश ऑप्शन सही होगा। पर यदि प्रदिश और अदिश दोनों गिवन है ऑप्शन में, तो अदिश ही सही होगा। ठीक है, देखो ये प्रदिश में सदिश भी आ जाता है। ठीक है ना? चलो ठीक है, ये दोनों 3 चीज हुई। उसके बाद अब आपको कुछ ऐसे और एग्जांपल बताता हूं। मैं बताता हूं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को मैं आपसे पूछूं क्या है, तो भाई विस्थापन है। विस्थापन को आपको मैंने बताया सर भाई आप क्या बोल रहे हो? सदिश राशि है, तो सदिश राशि होना चाहिए। पर देखो कोणीय विस्थापन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि कोणीय विस्थापन अल्प है यानी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, डायरेक्शन तो है उसके पास, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, पता नहीं कितना है, इस तरीके से इनफाइनाइट है, पता नहीं मैग्नीट्यूड कितना है। बट मैं इसी को बीच में से काट दूं, यानी एल लेंथ डिफाइन कर दूं इसकी, ये एल लेंथ है यहां से यहां, तो अब क्या हो गया? इसके पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आ गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब ये क्या होता है? आप एक स्मॉल लेंथ के लिए इनफाइनाइट वायर को यदि स्मॉल लेंथ लिया जाए, इनफाइनाइट वायर की स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इसको यदि पार्ट में लिया जाए तो क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब थोड़ा सा और बता देते हैं, ये जो इसका पोर्शन है, कोई भी वेक्टर होता है उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो का जो आगे का जो पॉइंट है वो सिर यानी हेड कहलाता है। ठीक है, ये कहां पे यूज आएगा?
जब आप एंगल मेजरमेंट करोगे ना तब टेल या हेड की जरूरत पड़ेगी आपको। अभी बताएंगे कुछ ऐसे एग्जांपल जिनमें आपको मेजरमेंट करना होगा एंगल। देखो, और इसका पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टेल। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, कभी भी यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा ऑलवेज क्या ध्यान में रखना है कि जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वैसे किया जाता है। तो कैपिटल यदि कर रहे हैं सिंबल से तो ए और बी क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। स्मॉल है तो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो था अपना पॉइंट के लिए। अब कोणीय विस्थापन देखो क्या होता है। कोणीय विस्थापन आपको जब मेजरमेंट भी करते हो, थीटा है, ये आर्क है, ये एस है, कोण चाप, तो क्या लगाते हैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है? डी थीटा। चाप कितना है? एस। और मान लो रेडियस कितनी है? आर। और एस बराबर कितना आ गया? आर डी थीटा। ये ऐसा कोण। तो कोणीय विस्थापन डी थीटा। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन यदि अल्प है तो सदिश, और यदि अधिक मात्रा में, अधिक मान में है तो क्या है? अदिश। 270 डिग्री, 30 डिग्री, π/2 रेडियन में, तो ऐसे क्या कहलाएंगे अपने? ये राशि क्या कहलाएंगी? अदिश राशि। तो सदिश और अदिश का विजुअलाइज हुआ आपको किस तरीके से ये सदिश और अदिश को अपन देखते हैं। अब देखो, किसी भी चीज के लिए अदिश और सदिश तक तो ठीक है, अब बात करते हैं प्रदिश। तो प्रदिश क्या मैंने बताया? प्रदिश एक जनरलाइज्ड यानी एक सामान्य रूप है किसका? सदिश और अदिश का, दोनों इसी से निकले। जीरो रैंक वाले प्रदिश क्या कहलाते हैं? अदिश कहलाते हैं। प्रथम रैंक वाले प्रदिश क्या कहलाते हैं? सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो इसकी, जिनकी समय की निश्चित कोई दिशा नहीं होती, समय की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, परंतु अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं? अलग अलग निश्चित दिशा नहीं होती, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण भिन्न भिन्न होता है। ये क्या कहलाते हैं? प्रदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल जड़त्वागुण बताएंगे आपको आगे जाके। जब जड़त्वागुण की मैट्रिक्स बनती है, देखो क्या बनती है? मैट्रिक्स बनती है इससे तरह जड़त्व कोएफिशिएंट की I XX, I XY और I XZ और I YX, I YY और I ZZ, सॉरी I YZ और I ZX, I ZY, I ZZ। इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनती है, तो ये किसमें आता है? टेंसर के। ठीक है ना, मैंने कहा टेंसर में मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो इनको और भी बताएंगे, प्रतिबल को भी बताएंगे आपको। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए टेंसर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपवर्तनांक कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? तो अपवर्तनांक किसमें आता है? किसके अंदर आता है? टेंसर क्वांटिटी में। ये और भी जगह, काफी जगह यूज आएगा जहां पे आपको कोई जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे भी। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रदिश और ये हुआ प्रतीक। ठीक है, प्रतीक भी आपको बता दिया किस तरीके से सिंबल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बोलूं कि आप मेरे को बताओ कि इसके लिए की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आगे डिस्कस करते हैं, बट उसके लिए मेरे को एक पहले एक बात बताओ। क्या आप किसी वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से गुणा करने पर उस मैग्नीट्यूड में और उस वेक्टर में क्या इफेक्ट आएगा? यानी आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये क्या है अपना, ये मेरा 2a वेक्टर है, यानी a वेक्टर मान लो, ठीक है, स्मॉल मान लो, स्मॉल a वेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b। ठीक है, अब दो सिचुएशन है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं दो कांस्टेंट क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मैं इसको 1/2 यानी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया a वेक्टर। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया a वेक्टर। तो ये कितना हो गया? इसका डबल, इसका डबल हो गया यानी 2a वेक्टर, और ये कितना हो गया? इसका आधा हो गया। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आई कि किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करके अपन क्या चेंज कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड। क्यों बताता है? मैग्नीट्यूड ही तो बताता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। यानी किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करने पर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज
क्या भाई साहब आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो? हाँ जी, अपन डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बट डायरेक्शन एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं अपन, क्या? जस्ट अपोजिट कर सकते हैं उसके, जस्ट अपोजिट। मान लो इसकी डायरेक्शन ये थी तो इसी की भी डायरेक्शन ये, इसकी भी डायरेक्शन ये। अब मैं बोलता हूँ इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इस बार एरो क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया इसके और इस, क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो, बट डायरेक्शन अब जस्ट अपोजिट होगी ऑलवेज, ठीक है? आप दो ही क्वांटिटी में चेंज कर सकते हो, इसको -2a वेक्टर, इसका मतलब इसका क्या आ गया? तो आप दो चीज इफेक्ट डाल सकते हो वेक्टर के ऊपर कि यदि वेक्टर कोई क्वांटिटी है, उसको किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई किया तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, एक चीज और चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक पार्ट था अपना। अब कुछ जो एंगल पे करते हैं, फिर अपन यूनिट वेक्टर पे आएंगे, ठीक है? पहले अपन क्या बात करते हैं, कुछ एंगल मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं। तो अपन देखते हैं, अब देखो दो सदिशों के मध्य कोण, दो जो सदिश होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में जो एंगल मेजरमेंट किया जाता है, वो मेजर किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाता है, ये भी काफी यूज होने वाला है आगे में जैसे जैसे बढ़ोगे। तो पहले धीरे धीरे उन छोटे छोटे पॉइंटों को ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में एक हेल्प मिले। तो देखो पहले अपन दो वेक्टर की बात करते हैं, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है? पर देखो मैंने ऊपर डायरेक्टली लिख दिया है कि दो सदिशों के मध्य कोण लिया जाता है जहां दो सदिशों की या तो टेल हो या दो सदिशों का हेड हो, मतलब जो एंगल बनेगा दो सदिशों के बीच में, वो या तो क्या होंगे? हेड और या फिर टेल। ये जरूरी है, हेड या टेल के बीच में एंगल मेजर किया जाएगा, ठीक है? तो मैंने बताया कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वो टेल और जो फाइनल पॉइंट है हेड, ठीक है? एरो की डायरेक्शन देख लो। तो अब एक काम करो, ये एरो है, ये वेक्टर है ए, यानी इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट क्या हुआ इसका? हेड, और ये एरो है, इसका मतलब ये क्या है? इसकी टेल, इसका मतलब ये एंगल नहीं है इसके बीच में। तो एंगल क्या होगा? इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, इसका मतलब ये आगे बढ़ गया। अब इस वेक्टर के लिए ये क्या होगी? टेल, और इस वेक्टर के लिए ये क्या है? टेल, यानी आगे बढ़ा लो जहां पे भी जरूरत पड़े। तो ये एंगल होगा जो ए और बी वेक्टर के बीच में होगा। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का, तो ये रहा, ठीक है? 120 डिग्री का, और 120 डिग्री के बीच में यदि ये एंगल आया है तो टोटल कितना? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ए और बी वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री, ठीक है? अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसके और भी एग्जांपल करेंगे, बट ये पहला जो वीडियो था ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसलिए काफी कम बनाया मैंने। आगे जैसे जैसे ये वीडियो बनेंगे काफी लेंथी, इनके जो लेंथ है, टाइम ड्यूरेशन, उसको अपन बढ़ा देंगे। वैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो a + b + c वेक्टर = 0 तथा a = b = c हो तो प्रत्येक दो सदिशों के मध्य कोण बताइए। ये क्वेश्चन होगा, क्या होगा? तो यदि तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है, ये 60, ये 60 और ये भी 60, इतना क्लियर? यानी ये a वेक्टर है तो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये c वेक्टर, ठीक है? a b c वेक्टर। तो इस वेक्टर का ये हेड है और ये वेक्टर का टेल है। एक काम करो, इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो, तो ये एंगल होगा, ये क्या होगा? इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल, क्योंकि इस बार इसकी टेल ये, इसकी टेल ये, ठीक है? ये एंगल कितना होगा? 60 तो ये, ये कितना बचेगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। इस एंगल को बढ़ाओ, ठीक है? इस वेक्टर को बढ़ाओ, इस वेक्टर की टेल ये और इस वेक्टर की भी टेल ये, तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। और इस वेक्टर को आगे बढ़ाओ, ठीक है? और ये वेक्टर की टेल है और इस वेक्टर की भी टेल है, तो कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री। तो कितना होगा? ईच वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 120 का एंगल होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि चलो
आप आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट देखो पहले तो आप कंप्लीट रूप से क्या करें, एक तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर विद नोट्स के साथ में अवेलेबल करवाऊंगा। पहले 11th-12th का पोर्शन, उसके बाद कॉलेज और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी एमएससी लेवल तक का आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आई, जैसा भी आपको लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम हमारे अंदर सुधार करके आपको एक नई चीजें देने की कोशिश जरूर करेंगे। ट्यूशंस, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ इसके अंदर करवाई जाएंगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।